हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टार्ट एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे अपन करेंगे, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का आया हुआ है एग्जाम में, क्या है देखते हैं। A to Z proprietary firm registered under GST is engaged in providing various services under one roof. So A to Z services जो registered है वो क्या कर रही है, बहुत सारी services दे रही है. The firm provides following information pertaining to supply made input services availed by during the month of March. तो firm क्या provide कर रही है, ये informations आपको provide कर रही है जो भी उन्होंने supply करी है या input services मिली है उनको मार्च में। उसकी क्या पूछ रहे हैं ये अपने से, डिटरमाइन जीएसटी लाइबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ लाइबिलिटी फॉर सप्लाई रिसीव्ड ऑल्सो। आपको जीएसटी लाइबिलिटी निकालने बोल रहे हैं, जो यहाँ पे उनको सप्लाई रिसीव मिली हुई है उसका भी आपको पूछ रहे हैं। ऑफ ए टू जेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम, आपको सारे एक्सप्लेनेशन भी देने। रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है इनवर्ड आउटवर्ड दोनों के लिए, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, एक्सेप्ट फॉर सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ व्हीकल for transport of passenger for which GST is 2.5% each. Renting of vehicle for transportation of passenger पे उन्होंने रेट दिया 2.5% यहाँ पे each, CGST and SGST also 2.5%. All services are intrastate only, मतलब CGST SGST ही लगेगा भाई। All amounts are exclusive of GST, ये सारे जो अमाउंट्स दिए हैं ये exclusive of GST, ये भी इन्होंने अपने को बता दिया। ठीक है, चलो एक एक ट्रांजैक्शन अपन देखते हैं। अमाउंट कलेक्टेड फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। भाई अब अपने को अच्छे से पता है पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो भाई टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्या बात हुई, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट। लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग पैकिंग ये सब अपन ने देखा था, किसका एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। पोटैटो चिप्स इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सो द सर्विसेज विल बी टैक्सेबल। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स क्या हो जाएगी भाई, टैक्सेबल हो जाएगी। अमाउंट है 15,000 रुपीज, रेट इन्होंने दिया हुआ है 9% CGST 9% SGST, सो इट कम्स टू 1350। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, फीस पेड फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। ठीक है, तो योगा कैंप के लिए यहाँ पे फीस पे करी, यहाँ पे किसने, चैरिटेबल ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है 12AB में, 20,000 का आपका अमाउंट है। अपन ने पढ़ा था, याद है, चैरिटेबल सेक्टर पढ़ रहे थे तब, क्या सर्विस प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट बाय वे ऑफ एडवांसमेंट ऑफ योगा आर एग्जेम्प्ट। अपन ने पढ़ा था सर्विस जो प्रोवाइड करती है चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज इज एग्जेम्प्ट। चैरिटेबल एक्टिविटीज में एडवांसमेंट ऑफ योगा वगैरह आता है, अपन ने देखा था रामदेव बाबा वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी विथ एपीएनए बैंक बाय द फर्म, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, एंट्री नंबर 27 अपन ने पढ़ी, याद है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ये क्या, एफडी पे इंटरेस्ट आया, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आया, सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग फिक्स डिपॉजिट सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से। प्रोफेशनल सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, आपने सर्विसेज दी हुई है किसको, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को, आपने सर्विसेज दी है फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को, भाई ये टैक्सेबल है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो लोकेटेड इन इंडिया आपको सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट है, बट आपने सर्विस दी है फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, तो आपने ही दी है तो ये क्या हो जाएगी भाई, टैक्सेबल हो जाएगी। इंट्रास्टेट का ट्रांजैक्शन में बोला था तो 9% CGST SGST कम्स टू 4,500। ठीक है, नेक्स्ट, रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू एबीसी फाइनेंस एनबीएफसी लोकेटेड इन इंडिया। तो ए टू जेड ने क्या दिया, रिकवरी एजेंट सर्विसेज दी किसको, एबीसी फाइनेंस को। एबीसी फाइनेंस क्या है, एनबीएफसी जो कि लोकेटेड है दिल्ली में, जो कि लोकेटेड है दिल्ली में। तो अपन ने पढ़ा था, याद है क्या, आरसीएम के चैप्टर में, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनबीएफसी। ठीक है, रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनबीएफसी, द टैक्स इज पेएबल बाय रिसिपिएंट दैट इज एबीसी फाइनेंस लिमिटेड अंडर आरसीएम। एबीसी फाइनेंस लिमिटेड टैक्स पे करेगा ना भाई, अपन ने एनबीएफसी को दिया है। ठीक है, ए टू जेड ने एबीसी फाइनेंस को दिया है तो एबीसी फाइनेंस रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगा। यहाँ पे अपन किसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, ए टू जेड की, तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विस बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू XYZ लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। ठीक है, 80,000 रुपीज आपने लिया किस चीज के लिए भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज दी XYZ लिमिटेड को, तो इस केस में आरसीएम लग जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल आरसीएम लग जाएगा। याद है क्या आपको, सर्विस प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन द टैक्स इज पेएबल बाय XYZ लिमिटेड रिसिपिएंट अंडर आरसीएम।
XYZ लिमिटेड टैक्स पे करेगा यहाँ पे। देखो प्रोविजन दिखाऊं क्या मैं आपको एक बार, देखो याद है तो ये देखो सिक्योरिटी सर्विसेज, आरसीएम का चैप्टर मैंने ओपन किया। सिक्योरिटी सर्विसेज कौन दे रहा है? कोई सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन कॉम्पोजिशन वाला या पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। तो इस केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या बात है? सप्लायर कौन है? A to Z प्रोप्राइटरी फर्म, A to Z प्रोप्राइटरी फर्म। रिसिपिएंट कौन है? XYZ लिमिटेड। तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो रजिस्टर्ड पर्सन XYZ लिमिटेड टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। यहाँ पे A to Z की लाइबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देन receipts from running an educational institute or senior secondary school for services provided to students include receipts of providing residential dwelling of 18,20,000। तो कितना है? 35 लाख रुपीज आए भाई। किससे आए? इनकी बात हो रही है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है उससे हुए, और रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का भी अमाउंट दिया हुआ है। एग्जेम्प्ट होता है, अपन ने देखा, याद है ना आपको। यहाँ पे किसकी बात हुई थी भाई? आप जो भी यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी अपने स्टूडेंट्स को सर्विसेज देता है वो एग्जेम्प्ट होती है जीएसटी से। ठीक है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग भी एग्जेम्प्ट होगी। सो 35 लाख क्या हो जाएगा भाई? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Then supply value including cost of fuel for provision of renting of motor vehicle for transportation of passenger to NPS Limited। क्या बात हो रही है यहाँ पे भाई? देखो कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर प्रोविजन ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, क्या कर रहे हो आप? रेंट पे दे रहे हो मोटर व्हीकल। क्या कर रहे हो? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहे हो। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल किसको कर रहे हो? एनपीएस लिमिटेड को, एनपीएस लिमिटेड को। तो अपनी बात हुई थी मोटर व्हीकल वाला, अपन ने देखा था जब भी यहाँ पे ये सर्विस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देता है नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को देता है और 5% का रेट होता है, तो आरसीएम में बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा, रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, एनपीएस लिमिटेड को टैक्स पे करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एनपीएस लिमिटेड टैक्स पे करेगा। A to Z की कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती। याद है कि ये देखो एक बार फटाक से देखते हैं। याद है कि देखो जीएसटी 5% का, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, देन ओनली रिवर्स चार्ज, पर्सन लायबल टू पे इज रिसिपिएंट, पर्सन लायबल टू पे इज रिसिपिएंट। सिर्फ इसी एक केस में रिवर्स चार्ज बनता है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ही रिवर्स चार्ज आता था। अपन ने देखा था रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आरसीएम के चैप्टर में। सो आरसीएम लग जाएगा यहाँ पे। सो एनपीएस लिमिटेड को पे करना है अपने A to Z लिमिटेड के लिए। कोई A to Z की कोई लाइबिलिटी नहीं आती। A to Z क्या है? प्रोप्राइटर है भाई, प्रोप्राइटर है तो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं आती। सो टोटल कम्स टू 5850 टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षित लिमिटेड engaged in providing bouquet of services registered under GST law. It provides the following information for the month of March in relation to various services provided by it. तो मार्च की इन्फॉर्मेशन दी, आपको क्या कंप्यूट करना है? जीएसटी पेबल बाय परीक्षित अज्यूमिंग ऑल रिसीव्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये सब एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। Wherever applicable and the rate of GST applicable is 18%। रेट ऑफ जीएसटी आपको बता रहे 18% का है भाई। चलो देखते हैं। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स फॉर कैंपस इंटरव्यू इन इट्स कॉलेज। क्या बोला इन्होंने? फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स फॉर कैंपस इंटरव्यू इन द कॉलेज। तो भाई टैक्सेबल होती है, ये कहीं एग्जेम्प्ट नहीं थी, कहीं एग्जेम्प्ट नहीं थी। आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स जो आ रहे हैं कैंपस इंटरव्यू के लिए उनसे फीस ले रहे हो, बिल्कुल टैक्सेबल है यहाँ पे। सो इट इज टैक्सेबल, इट इज नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, कहीं भी एग्जेम्प्ट नहीं थी। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉलेज कोई सर्विसेज देता है वो एग्जेम्प्ट होती है। ये किसको दे रहा है भाई? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को दे रहा है, उनसे फीस ले रहा है, तो ये टैक्सेबल होगी, ये टैक्सेबल होगी। 5 बस ईच विद सिटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर गिविंग ऑन हायर टू STU। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को आपने 5 बसेस हायर पे दी है, सिटिंग कैपेसिटी 40। एग्जेम्प्ट होती कैसे? अपन ने देखा था सर्विस बाय गिविंग ऑन हायर टू STU। कोई मोटर व्हीकल देते हो मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट होती है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद रिसीट्स ऑफ शिनी क्या है? कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है। शिनी क्या है? एक कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इट इज प्रोवाइडिंग कोचिंग इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। अ सर्टिफिकेट वाज अवॉर्डेड टू ईच ट्रेनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो शिनी एक कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये कोचिंग दे रहे हैं कॉमर्स में, सर्टिफिकेट अवॉर्ड कर रहे हैं ट्रेनिंग को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो भाई बिल्कुल टैक्सेबल है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में नहीं आता है।
Service provided by educational institute to its student, faculty, staff are exempt. However, coaching institute is not an educational institute. ये educational institute नहीं है. So receipt आई 1,82,000 की, उस पे 18% GST लग जाएगा. It will come to 32,760. Then इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑफ द कंपनी विद धनवर्षा बैंक, अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहली बात की अपन ने, जो इंटरेस्ट ऑन एफडी है वो दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. देखो, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट और डिस्काउंट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्विंग क्रेडिट कार्ड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट. ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से. एफडी पे इंटरेस्ट, सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट, वो सब अपन ने देखा. रिसीट्स फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, आप बोर्डिंग स्कूल चला रहे हो, इंक्लूडिंग रिसीट्स फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग 18,20,000, यहाँ पे 39 लाख का टोटल अमाउंट है. अच्छा, अभी देखो एजुकेशनल सर्विसेज पे एक बार डिटेल में बात कर ही लेते हैं. एजुकेशनल सर्विसेज एग्जेम्प्ट है. सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट एग्जेम्प्ट है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है. बात ये आई बोर्डिंग स्कूल वाले क्या करते हैं भाई, वो लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे एक ही पैकेज दिया, जैसे उन्होंने लॉजिंग, बोर्डिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, सब चीज का पैसा साथ में ले लेंगे, एजुकेशन सबका पैसा ले लेंगे. सिंस ये क्या हो जाती है, कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाती है. कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाती है. इसमें प्रिंसिपल सप्लाई, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट सप्लाई, एजुकेशन. सिंस एजुकेशन इज एग्जेम्प्ट, तो ये जो एंसिलरी सप्लाई है ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो ये 39 लाख पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बस वही लिख देना है. देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी आर एंड स्टाफ आर एग्जेम्प्ट. बोर्डिंग स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिंस इट्स प्रोवाइड कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ एजुकेशन कपल्ड विद अदर सर्विसेज लाइक ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस एंड फूड वेयर प्रिंसिपल सप्लाईज सर्विस ऑफ एजुकेशन. सो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, तो पूरा 39 लाख एग्जेम्प्ट हो जाता है. उसके बाद रिसीट ऑफ शिक्षित समुदाय एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसीट किसकी है, शिक्षित समुदाय की, एन ITI एफिलेटेड टू NCVET कोर्सेज रन बाय ITI आर डेजिग्नेटेड ट्रेड्स. 2,60,000 रुपीज उसके आए, 2,60,000 रुपीज आए भाई, तो वह एग्जेम्प्ट हो जाते हैं. याद है ना, वो अपन ने पढ़ा था वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट, फैकल्टी आर स्टाफ आर एग्जेम्प्ट. शिक्षित समुदाय इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज. अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज जो NCVT SCVT वाले कोर्सेज थे, वो क्या है भाई, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं. क्यों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आ जाता है. ये वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज जो चला रहे हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में आते हैं. तो ये NCVT वगैरह जो कोर्सेज चलाते हैं, ये किस में आते थे, अपन ने देखा था SCVT NCVT वाले अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज में, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रनिंग अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय NCVT. तो ये अच्छा ठीक है, वही वाली बात है, आगे कंटिन्यूड. ठीक है, तो वही वाली बात है. रिसीट्स ऑफ प्रतिभा इंस्टीट्यूट रनिंग मॉड्यूलर स्किलेबल कोर्स. सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ आर एग्जाम. प्रतिभा इंस्टीट्यूट क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज चला रहा है. अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स में ये भी आता था, जो भी मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्सेज जो अप्रूव करते थे NCVT, वो भी आते थे. तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई GST की लाइबिलिटी नहीं आएगी, एग्जेम्प्ट है तो. ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया. अब आपने सर्विस दी है किसको, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया को, तो वो टैक्सेबल होगी भाई, वो टैक्सेबल होगी. फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन किसी को सर्विस देता है वो एग्जेम्प्ट है. अपन फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विस दे रहे हैं, दैट इज टैक्सेबल. सो 1,04,000 पे आपका 18% के हिसाब से 18,720 आ जाएगा. While service provided by foreign diplomatic mission located in India are exempt from GST, no such exemption is available to service provided to such mission. ठीक है, तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन देख के बस अपन नहीं फटाफट ट्रीटमेंट देना, देखो उनको सर्विस दी है या उनसे ली है. ठीक है, सो ये आपका आ गया GST पेएबल यहाँ पे 145,080. सिंपल सा क्वेश्चन है, 8-9 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेठालाल हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन करंट फाइनेंशियल ईयर इन यूपी में रजिस्ट्रेशन लिया भाई ने. हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 19,90,000. उनका टर्नओवर पिछले साल में कितना है, 19,90,000. ही हैज रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम इन द मंथ ऑफ सितंबर में उसको ये सारे अमाउंट रिसीव हुए. फर्दर ही हैज रिसीव्ड फॉलोइंग सर्विसेज इन द मंथ ऑफ सितंबर. ये एक्चुअली नीचे वाले टेबल की हेडिंग है, यहाँ पे आ गई है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो. ये हेडिंग नीचे वाले टेबल की है. ठीक है, जो सर्विसेज उसने रिसीव करी है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वो ये है.
जो उसने प्रोवाइड करी है वो ये है, ठीक है। सो अब देखते हैं इसने क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करी है और अपने से पहले क्या पूछ रहे हैं अपन लास्ट में देख लेते हैं। ऑल द ट्रांजैक्शन स्टेटेड अबव आर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्या, यस। एंड द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जो आपको सारे अमाउंट्स दिए हैं दीज आर ऑल व्हाट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी नहीं है इसमें, ठीक है, एक्सक्लूसिव है। wherever applicable you're required to calculate net GST payable by Petalal for the month of September। net GST पूछ रहा है आपसे, क्या नेट उसको कितना GST पे कर रहा है। there was no opening balance of ITC, ITC का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है भाई, जीरो है। rate of GST SGST CGST is 9% each for all outward supply made by Petalal। GST का रेट क्या बोल रहे हैं 9% है, ठीक है। सारे आउटवर्ड सप्लाई जो भी वो कर रहा है उस पर जीएसटी का रेट दिया 9% CGST 9% SGST। समझ में आया क्या। अब सबसे पहले फिनरल सर्विसेज क्या है भाई, सबसे पहले फिनरल सर्विसेज है। फिनरल सर्विसेज पे देखो क्या बात है, यहाँ पे हमने देखा था क्या शेड्यूल 3 याद करो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें अपने को सारे कंसेप्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पशन के नहीं है, कुछ आरसीएम का आएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे शेड्यूल के आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आपको एक दो एडजस्टमेंट मिक्स आते रहेंगे। तो शेड्यूल 3 का आ गया जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है फिनरल सर्विसेज। फिनरल सर्विसेज याद है कि वो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था शेड्यूल 3 में नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, तो भाई यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देखो नोट 1 देखने बोल रही है, फिनरल सर्विसेज कवर्ड अंडर एंट्री 4 ऑफ शेड्यूल 3 टू द सीजीएसटी एक्ट नॉट सप्लाई एंड दस आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, ठीक है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। शेड्यूल 3 में था अपन ने पढ़ा था, विच आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, बेसिकली सप्लाई नहीं होती, तो जो सर्विस थी फुनरल ब्यूरियल की वहाँ पे क्या था एग्जाम था, एग्जाम आई मीन वो जीएसटी में आता ही नहीं है। शेड्यूल 3 में था नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। उसके बाद सर्विस ऑफ वेयर हाउस ऑफ जैगरी, जैगरी का वेयर हाउसिंग, जैगरी का वेयर हाउसिंग भाई जैगरी अपन ने देखा था नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, कहीं पे अलग से एग्जेम्प्ट भी नहीं है अभी वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा 50,000 पे। यहाँ पे रेट क्या दिया था 9% CGST 9% SGST, इट विल कम टू 4,500 4,500। उसके बाद इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड बसेस गिवन ऑन हायर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने क्या दी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड बसेस दी किसको यहाँ पे हायर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो अपन ने देखा था एग्जेम्प्ट होती है। देखो सर्विस बाय वे ऑफ गिवन ऑन हायर लोग टू अ लोकल अथॉरिटी, क्या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर आर एग्जेम्प्ट, so buses or EOV meant to carry more than 12 passenger, hence the service of electrically operated buses hired to municipal corporation are exempt। अपन ने देखा था अगर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं किसी भी लोकल अथॉरिटी को EOV जिसमें क्या हो सकते हैं भाई 12 से ज्यादा पैसेंजर्स आ सकते हैं तो एग्जेम्प्ट होगा, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज कॉमेंट्रेटर, आपने सर्विस दी यहाँ पे कैसे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एज कॉमेंट्रेटर, एज कॉमन क्रिएटर, तो भाई वो अपन ने देखा था टैक्सेबल होगा। यूसीआरटीपी यहाँ पे खाली क्या था एग्जेम्प्ट था। यूसीआरटीपी में कौन आता था प्लेयर रेफरी अंपायर कोच या टीम मैनेजर, वो एग्जेम्प्ट था। वो अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को यहाँ पे सर्विसेज देते थे तो एग्जेम्प्ट था। इन अ स्पोर्टिंग इवेंट रिकॉग्नाइज बाय अ रिकॉग्नाइज बॉडी आर एग्जेम्प्ट बाय एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, द सर्विस प्रोवाइडर एज कॉमेंट्रेटर इज लायबल टू जीएसटी, तो इस पे जीएसटी लगेगा। यहाँ पे देखो कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, आप कर लो 2 लाख रुपीज पे 9% CGST आ जाएगा, 9% SGST आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख पे 9% CGST कम्स टू 18,000, 9% SGST कम टू 18,000, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड एज इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, आपको कमीशन आया है एज इंश्योरेंस एजेंट, कहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से। तो अपन ने देखा था कि आरसीएम का चैप्टर याद करो, आरसीएम के चैप्टर में क्या था कि भाई कमीशन यहाँ पे इंश्योरेंस, अच्छा ये नीचे चले गया, ये जो 2 लाख वाला है ये 2 लाख पे 9%, ये यहाँ पे नीचे आ गया है, ये ऊपर का था, ठीक है, यहाँ पे 18,000 ऊपर वाले पॉइंट में कॉमेंट्रेटर में आ जाएगा, वो टैक्सेबल रहेगी। तो अब क्या बात हुई कमीशन रिसीव्ड एज इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अपन ने पढ़ा था इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्या करेगी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इंश्योरेंस एजेंट जब भी सर्विसेज देता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी को टैक्स पे करना होता है अंडर आरसीएम। देखो Commission for providing insurance agent services to any person carrying on insurance business is liable to GST। तो यहाँ पे क्या बात हो रही कमीशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है किसको इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज को, इंश्योरेंस एजेंट को टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस इज लायबल टू GST।
Thus the tax payable thereon is to be paid by recipient of service, that is insurance company, under reverse charge. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई, जो भी कमीशन यहाँ पे आप किसको दे रहे हो भाई, यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, टैक्स रिवर्स चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. सो पेठालाल विल नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच कमीशन. सो पेठालाल को जीएसटी नहीं पे करना, जीएसटी लगेगा जरूर उसमें, बट पे कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. ठीक है, फिर commission received as business facilitator for service provided to the urban branch of nationalized bank with respect to the saving account. अब याद है क्या अर्बन ब्रांच के केस में भाई क्या होता है, अर्बन ब्रांच के केस में क्या होता है, देखो रूरल ब्रांच में एग्जाम था, अर्बन ब्रांच में टैक्सेबल है. याद है क्या, ये देखो पहले वो देख लेते हैं एग्जामेशन वाला पॉइंट. सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी विद रिगार्ड टू अकाउंट्स इन रूरल ब्रांच आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी. रूरल ब्रांच वाला एग्जाम था भाई. Thus service provided by him in respect of urban branch of the bank will be taxable. तो अर्बन ब्रांच का टैक्सेबल तो होगा, अर्बन ब्रांच का टैक्सेबल होगा. However, tax payable thereon is to be paid by the recipient. बट आरसीएम के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था रिसिपिएंट अगर बैंकिंग कंपनी है, यहाँ पे अपनी बात हुई थी, तो उस केस में वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी. सो पेठालाल को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. देखो दो बातें, पहली चीज तो एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है. रूरल ब्रांच का होता तो एग्जाम होता, अर्बन ब्रांच का है तो टैक्सेबल है. अब सवाल ये कि टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स कौन पे करेगा, तो जब भी बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है तो बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करती है ना अंडर आरसीएम. तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम. ठीक है, तो यहाँ पे कौन पे करेगा, इसको पेठालाल को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम. देन सर सिक्योरिटी सर्विस, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू दामोदर इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. सिक्योरिटी सर्विस आपने किसको दी, रजिस्टर्ड पर्सन को दी. ठीक है, किसको दी, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज को दी. फॉर सिक्योरिटी ऑफ कॉलेज प्रीमाइसेस, कॉलेज के प्रीमाइसेस की सिक्योरिटी के लिए. ऑल इंजीनियर कोर्स रन बाय डीईसी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. ठीक है, 28,000 की आपने सिक्योरिटी सर्विसेज यहाँ पे इनको दी. अब सबसे पहले तो बताओ एग्जेम्प्ट है क्या, नहीं है भाई. प्री स्कूल हायर सेकेंडरी को देते हो तो एग्जेम्प्ट रहता है, अपन ने पढ़ा था, टेबल याद करो. सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज किसको देते हो आप, यहाँ पे प्री स्कूल हायर सेकेंडरी को देते हो तो एग्जेम्प्ट रहती थी. ये तो कौन है भाई, ये तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इस केस में एग्जेम्प्ट तो नहीं है. पहली बात देखो, ये पढ़ लो. सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम बाय टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ सिक्योरिटी सर्विस परफॉर्म्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. Only when said service is provided to institute providing service by way of preschool and education up to higher secondary school. Wide exemption notification जो अपन ने बात की वही है. ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विसेज अगर परफॉर्म हुई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो एग्जेम्प्ट होती है. और क्या बात थी कि भाई वो इंस्टीट्यूट कौन सा होना चाहिए, प्री स्कूल होना चाहिए, हायर सेकेंडरी होनी चाहिए. अब इन द गिवन के सिक्योरिटी सर्विसेज टू डीईसी आर नॉट एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है. ये क्लियर हो गया, टैक्सेबल है. दूसरी बात आती भाई टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स कौन पे करेगा, तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, क्या सिक्योरिटी सर्विसेज बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. पेठालाल अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है. टू रजिस्टर्ड पर्सन इज पेएबल अंडर आरसीएम, आरसीएम में पे करना रहेगा. ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, अगेन पेठालाल को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पेठालाल को यहाँ पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं. डीईसी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम. आए क्या समझ में. उसके बाद ठीक है, तो ये तो आउटवर्ड सप्लाईज हो गई उनकी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे आ गई इनकी. सीजीएसटी 22,500, एसजीएसटी 22,500. अब इसके बाद ये जो दो हैं इनवर्ट सप्लाईज हैं, देखते क्या है. फ्रेट पेड टू अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सीरियल नंबर 1 अबव. क्या बोला इन्होंने, फ्रेट पे किया, फ्रेट पे किया किसको, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड जीटीए, जो जीटीए रजिस्टर्ड नहीं है. फ्रेट पे किया है किसको, वो जीटीए जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड जीटीए को. फॉर इज बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सीरियल नंबर 1. कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, सीरियल नंबर 1 में मतलब फिनरल सर्विसेज के लिए. भाई इसने अनरजिस्टर्ड जीटीए को क्यों पे किया है, क्यों, किस चीज के लिए पे किया है, फिनरल सर्विसेज के लिए. तो अब इसमें दो बातें. पहली चीज अनरजिस्टर्ड जीटीए को पे किया, जीटीए रजिस्टर्ड नहीं है, आपको टैक्स आरसीएम में तो पे करना ही पड़ेगा. आप जब पे करते हो 5% का रेट लगता है, अपने को पता है, अपन ने पढ़ा था जीटीए का चार्ट आरसीएम में भी. ठीक है, इस चैप्टर में भी पढ़ा था, एग्जाम्शन में भी. सो यहाँ पे सर्विस रिसीव फ्रॉम जीटीए 1 लाख का है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, ये आप पे कर दोगे. बट एक चीज याद रखो, ये जीटीए की सर्विस आपने क्यों ली है, यहाँ पे फिनरल सर्विसेज के लिए ली है, क्या फिनरल सर्विसेज टैक्सेबल है क्या, नहीं टैक्सेबल नहीं. तो ये जीटीए पे जो आपने टैक्स पे किया है इसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा.
इनवर्ट सप्लाई, अदरवाइज अपन इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम, जिस पे भी आप टैक्स पे करते हो आप उसका आईटीसी ले लेते हो, आपने टैक्स पे किया आप आईटीसी ले लेते हो, बट यहाँ पे ये किसके लिए यूज हो रहा है, फिनरल सर्विसेज के लिए यूज हो रहा है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नोट 8 देखते हैं, देखो क्या लिखा है। सो नोट 8 में क्या है, जीएसटी ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए, जीटीए जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो जीटीए 12% पे एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ पे अपना तो जीटीए रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है, बाय एन अनरजिस्टर्ड जीटीए टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज पेएबल बाय रिसिपिएंट दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज। इन द प्रेजेंट केस जीटीए इज अनरजिस्टर्ड, अपना जीटीए अनरजिस्टर्ड है, पेठालाल को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज एट द रेट ऑफ 5%, पेठालाल टैक्स पे करेगा 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। फर्दर सिंस इनपुट सर्विसेज आर यूज्ड फॉर इफेक्टिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, तो ये जो इनपुट सर्विसेज है आप किसके लिए यूज कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए, फिनरल सर्विसेज के लिए, सो आईटीसी ऑन द सेम विल नॉट बी अवेलेबल, तो आईटीसी उस पर नहीं मिलता भाई। जब आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आईटीसी नहीं मिलेगा, सो यहाँ पे अपने को आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी यहाँ पे नहीं मिलेगा। आगे जो अपन देखेंगे यहाँ पे आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज रिसीव फ्रॉम मेसर्स कानून एसोसिएट्स, ठीक है, कानून एसोसिएट से आपने लीगल सर्विसेज लिया, पार्टनरशिप फर्म सीकिंग एडवाइस इन रिलेशन टू टैक्स डिस्प्यूट ऑफ बिजनेस, 50,000 रुपीज की आपने यहाँ पे लीगल सर्विसेज रिसीव करी, ठीक है, लीगल सर्विसेज रिसीव करी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट अपन ने देखा था पहले भी, पिछले साल इनका टर्नओवर कितना था याद है क्या, 19,90,000, देखो 19,90,000। अब इसमें काफी स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी ऐसा सोचेंगे आरसीएम, बट अपनी देखो उसमें बात हुई थी क्या कि ये एग्जेम्प्ट हो जाती है जीएसटी से। कैसे, लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट टू अ बिजनेस एंटिटी विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट्स मेक इट एलिजिबल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो आपको लीगल सर्विसेज यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी को देता है, ठीक है, तो उस बिजनेस एंटिटी का अगर एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में कितना है जिससे वो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाती है लीगल सर्विसेज यहाँ पे। सिंस एग्रीगेट टर्नओवर और पेठालाल डिड नॉट एक्सीड 20 लाख द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट बीइंग सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस सप्लायर के लिए यहाँ पे 20 लाख की लिमिट होती है यहाँ पे इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपन पढ़ेंगे अभी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, आपको याद आ जाएगा कि 20 लाख की लिमिट है उत्तर प्रदेश में सर्विस सेक्टर के लिए। तो उस केस में इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लीगल सर्विसेज बाय हिम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सो लीगल सर्विसेज क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। खाली 4 स्टेट में सर्विस सेक्टर में 10 लाख की लिमिट है, बाकी सारों में क्या है 20 लाख की लिमिट है। स्पेशल कैटेगरी जो 4 स्टेट है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां 10 लाख की लिमिट है, बाकी सब जगह सर्विस के लिए 20 लाख की लिमिट है। तो उत्तर प्रदेश में 20 लाख की लिमिट आती है। अब इसका पिछले साल टर्नओवर 19,90,000 था, तो ये लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी जीएसटी से। पिछले साल का टर्नओवर देखना है, ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट हो गई भाई जीएसटी से। उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑन इनवर्ट सप्लाई जो उसको करनी है पे 2,500, तो नेट जीएसटी पेएबल उसका क्या हो जाएगा भाई, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, 2,500 की अपनी बात होगी, जीटीए सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो टोटल क्या हो जाएगा 22,500 प्लस 2,500, 25,000 नेट जीएसटी लाइबिलिटी है जो उनको पे करनी रहेगी, किसको, मिस्टर पेठालाल को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, अपन ने देख लिया ये। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक आधा क्वेश्चन तो इस टाइप का आता ही आता है। Next, in the case of transaction 1 and 2 below, determine whether the amount received are liable to GST। आपसे पूछो GST लगेगा क्या। Briefly explain the applicable statutory provision in support of your conclusion। इसके पीछे जो भी statutory provision है वो भी बता दो बोल रहे हैं। अब ABC क्या है, रजिस्टर्ड बैंक है, क्या है, रजिस्टर्ड बैंक है, ठीक है। रिकवर्ड चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्या लिया उन्होंने, चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने लिए 5250 फ्रॉम अ कस्टमर सीएन कंपनी, किससे लिए, कस्टमर है उनका कोई सीएन कंपनी, उससे चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए। अब इसमें 2 इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, दोनों लिख देना एग्जाम में, चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस का है तो देखेंगे क्या है। इंटरेस्ट डिस्काउंट वो तो अपन ने देखा था एग्जेम्प्ट होता है, चेक डिस्काउंटिंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी ओनली टू द एक्सटेंट कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, तो अपन ने देखा था यहाँ पे डिस्काउंट एग्जेम्प्ट होता है तो चेक डिस्काउंटिंग एग्जेम्प्ट हो सकता है। एनी चार्जेस अदर देन डिस्काउंट इज नॉट एग्जेम्प्ट, कोई और चार्जेस अगर अदर देन डिस्काउंट लगे तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होते। दस चार्जेस रिकवर्ड ऑन टैक्स चेक डिस्काउंटिंग आर लायबल टू जीएसटी। तो एक इंटरप्रिटेशन तो यह है कि भाई ये एनी अदर चार्जेस है अदर देन डिस्काउंट, और जो भी चार्जेस रिकवर किए हैं यहाँ पे वो लायबल टू जीएसटी हो जाएंगे, ये एक इंटरप्रिटेशन।
दूसरा, इन द अबव आंसर इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस आर द सर्विस चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव द डिस्काउंट। यहाँ पे इन्होंने क्या अज्यूम किया, पहला इंटरप्रिटेशन की चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है, सर्विस चार्जेस है ओवर एंड अबव डिस्काउंट, ओवर एंड अबव डिस्काउंट। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अज्यूम दैट सेट चार्जेस रिप्रेजेंट द डिस्काउंट अमाउंट। अपन ये भी मान सकते हैं कि भाई डिस्काउंट का अमाउंट है, और डिस्काउंट तो एग्जेम्प्ट होता है, अपन ने देखा था, ठीक है। तो इन द सेट केस सेट चार्जेस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर आप उसको डिस्काउंट ही मान रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट होंगे जीएसटी से। तो दोनों इंटरप्रिटेशन इसमें पॉसिबल थे, तो दोनों चीजें लिख दी। एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो 2 मार्क्स के लिए। एंट्री नंबर 27 में अपन ने देखा था इंटरेस्ट डिस्काउंट एग्जेम्प्ट होता है, तो डिस्काउंट मानो तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि बट चार्जेस वर्ड यूज किया है इन्होंने, क्या समझा इसको कि भाई ओवर एंड अबव चेक डिस्काउंटिंग कुछ चार्जेस लगाए, तो उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। आया क्या समझ में? नेक्स्ट, टी लिमिटेड डीलर इन एसी सप्लाई ईच यूनिट एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000। तो एसी दे रहे हैं वो कितने, 30,000 रुपीज पर यूनिट पे। ये ऑल्सो एज एन ईएमआई स्कीम, ईएमआई स्कीम है उनकी शॉप पे भाई। वेयर कस्टमर कैन टेक डिलीवरी ऑफ एसी ऑन मंथली ईएमआई ऑफ 10,500 पेबल इन 3 इंस्टॉलमेंट। ईएमआई स्कीम भी चला रहे हो कि भाई आपको एसी लेके जाना है तो लेके जाओ, 3 इंस्टॉलमेंट दे देना आप 10,500 की। टी लिमिटेड चार्जेस 600 एक्स्ट्रा फॉर एनी डिले इन पेमेंट। टी लिमिटेड क्या चार्ज कर रहा है, 600 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, कुछ भी डिले इन पेमेंट रहा तो, कुछ भी डिले इन पेमेंट रहा ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। एंड दिस अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर वेंकट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ हिज सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और ये अमाउंट उन्होंने किससे रिकवर किया, यहाँ पे एक कोई कस्टमर है वेंकट, उससे, क्योंकि उसने डिले किया सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। आया क्या समझ में? तो यहाँ पे आपको याद है कि वो अपने क्लैरिफिकेशन में चार्ट देखा था, इस केस में क्या हुआ है, ईएमआई पे गुड्स लिए हैं और ईएमआई डिले किए, तो उस केस में ये क्या होता है, वैल्यू में ऐड होता है एज पर 15(2)D। एज पर 15(2)D ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो 600 रुपए के, ये ऐड हो जाएंगे वैल्यू में एंड इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। So extra charges recovered for delay in payment of second monthly installment is taxable and it is included in value of supply of AC as per 15(2)D। एज पर सेक्शन 15(2)D ये वैल्यू में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ लीगल प्रोविजन अपने एंट्री 1027 का यहाँ पे दिया है इन्होंने, ए सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांस इन कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज एग्जाम्ड, ठीक है। एंट्री नंबर 27 नहीं लगेगी, यहाँ पे दिया है थोड़ा, और आप डिटेल में आंसर लिख सकते हो। एंट्री 27 के हिसाब से एग्जाम नहीं होगा ये, क्यों? अब देखो एंट्री 27 के हिसाब से एग्जाम नहीं होगा, इस पे क्या लगेगा, 15(2)D लगेगा, और 15(2)D के हिसाब से ये वैल्यू में ऐड होता है। जब हम ईएमआई पे गुड्स लेते हैं और ईएमआई डिले करते हैं तो वो वैल्यू में ऐड होता है एज पर 15(2)D। अगर ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछते, अगर ये बोलते कि भाई इन्होंने यहाँ पे तो एसी के लिए टी लिमिटेड को 30,000 रुपये पूरा दे दिया और लोन लिया बैंक से लोन लिया और बैंक का लोन डिले किया, बैंक का लोन डिले किया तो बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, तो वो क्या होता, वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता, वो एग्जेम्प्ट होता। बैंक का जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता वो एग्जेम्प्ट होता अंडर एंट्री नंबर 27। ये तो वैल्यू में ऐड होगा भाई, ये तो वैल्यू में ऐड होगा, दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, और ये वैल्यू में ऐड होगा, ठीक है। आया क्या समझ में? ये याद है क्या? देखो अपन ने एक क्लैरिफिकेशन देखा था, ये देखो, अगर आप परचेज कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज ईएमआई में और डिले कर रहे हो ईएमआई, तो ऐड करोगे वैल्यू में एज पर 15(2)D जो प्रेजेंट केस का क्वेश्चन पूछा है। बट आपने परचेज किए गुड्स कैश में, लोन लेके और डिले कर रहे हो सच लोन, तो उस केस में इट वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी सिंस इट विल बी कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 27। मैंने यहाँ आपको लिखने बोला था, ठीक है। आया क्या समझ में? बस सिंपल सी बात है, आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिस्टर देव इज रजिस्टर्ड एज रेगुलर टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। रेगुलर टैक्स पेयर जैसे रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में, जुलाई 17 से। हिज टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 वाज 2 करोड़। पिछले साल का टर्नओवर कितना है उनका? 2 करोड़ का टर्नओवर है। He provides the following information pertaining to various outward supply made by him during the month of April। यहाँ पे क्या दी है आपको? इन्फॉर्मेशन दी है जो वो आउटवर्ड सप्लाईज कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई जो कर रहा है अप्रैल की, वो आपको क्या कंप्यूट करना है? टोटल जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर देव, जिसपे उसको टैक्स पे करना है फॉर अप्रैल 23। बेसिकली टोटल जीएसटी लाइबिलिटी फॉर अप्रैल 23 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ऑल सप्लायर इंटरेस्टेड सप्लाई मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा भाई, एंड रेट ऑफ टैक्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, 9% ईच आपको रेट है। सीजीएसटी का भी 9%, एसजीएसटी का भी 9% का रेट आपको दिया हुआ है। ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये सारे फिगर्स आपको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी यहाँ पे दिए हुए हैं। वेर एवर एप्लीकेबल रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम नीड्स टू बी गिवन, ठीक है, आपसे रीजन पूछ रहे हैं वो। चलो अब देखते हैं।
सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन फ्लेक्स जूट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरेज वेयर हाउसिंग हो रहा है किसका, कॉटन फ्लेक्स का, जूट का। तो भाई ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते, तो ये टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा। तो 4 लाख पे 9% CGST, 9% SGST कम्स टू 36,000। ठीक है, ये हो जाएगा CGST 36,000, SGST 36,000। अपने को लिख देना, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। उसके बाद सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मैथमेटिक्स जर्नल टू मॉडल CBSE स्कूल फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स 2 लाख रुपीज की ऑनलाइन जर्नल्स लिए। भाई ऑनलाइन जर्नल्स, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स के केस में अपनी क्या बात हुई थी, किस केस में एग्जेम्प्ट होता है, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एग्जेम्प्ट होता है, जो दे रहे हैं क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में वो एग्जाम नहीं होता था, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। 2 लाख पे 9% CGST, 9% SGST। एक्सप्लेनेशन लिख देना, इट इज नॉट एग्जाम्प्ट सिंस सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट ओनली व्हेन दे आर प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट providing education as a part of curriculum for obtaining recognized qualification by law. Thus, exemption from GST is not available when services are provided to secondary and higher secondary school. तब एग्जाम नहीं होती, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मेड अ कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अ गवर्नमेंट एंटिटी। क्या किया आपने, कॉम्पोजिट सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज का, किसको, महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूटेड 23% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई। तो ये क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है, 23%। अब याद करो, कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट को देते हैं तो एग्जेम्प्ट होता था जब वैल्यू कितना है भाई, नॉट मोर देन 25% है गुड्स का वैल्यू। बट गवर्नमेंट में कौन आता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट एंटिटी नहीं आती थी भाई, गवर्नमेंट एंटिटी नहीं आती थी। ये देख लो आप भले, प्रोविजन में ओपन करती हूँ, ये देखो अभी पढ़ा था अपन ने। देखो ये 3A की एंट्री क्या बोल रही है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स आप कर रहे हो तो इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25%, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। बट किसको प्रोवाइड करना है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, इनको प्रोवाइड करोगे तो एग्जेम्प्ट होगी। किस एक्टिविटी के लिए, पंचायत के अंडर 243G या म्यूनसिपैलिटी के अंडर 243W। तो गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट एंटिटी की बात हो रही है। सो इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी टैक्सेबल। देखो, composite supply of goods and services to state development corporation, not exempt since exemption in respect of composite supply of goods or service by way of activity in relation to function entrusted to panchayat of constitution is not available when supply made to government entity. गवर्नमेंट एंटिटी को देते तब नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते, स्टेट गवर्नमेंट को देते, यूनियन टेरिटरी को देते, लोकल अथॉरिटी को देते, तो एग्जेम्प्ट होती, तो एग्जेम्प्ट होती। ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये देखो, ये हो जाता है, छोटी छोटी गलती हो जाती है यहाँ पे। अपन ने 23% दे के गुड्स का वैल्यू, तो अपन उस तरीके से सोच लेते, तो अपने को क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है सारी चीजें। देन सिटिंग फीस रिसीव फॉर अटेंडिंग अ कमिटी मीटिंग एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम ABC लिमिटेड। तो आपको क्या मिली है, सिटिंग फीस मिली है यहाँ पे कमिटी मीटिंग अटेंड करने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किससे, ABC लिमिटेड से 1 लाख रुपीज की आपको मिली है। तो अपन ने देखा था भाई, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ सिटिंग फीस मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी आउटसाइड शेड्यूल 3। एक चार्ट देखा था ना, शेड्यूल 3 से आउट हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहां पे है नहीं, तो उस केस में वो शेड्यूल 3 से आउट हो जाता है, मतलब टैक्सेबल है। टैक्स कौन पे करता है, रिवर्स चार्ज में कंपनी। डायरेक्टर जो भी कंपनी को सर्विसेज देता है उस पर कंपनी टैक्स पे करती है। तो यहाँ पे इसे टैक्स पे करने की, यहाँ पे मिस्टर देव को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, कंपनी टैक्स पे करेगी। आया क्या समझ में, ये देख लो, सिटिंग्स फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट and these are outside schedule 3, so they qualify as supply. Further, tax on such service is paid under reverse charge. So reverse charge में कंपनी टैक्स पे करेगी, मिस्टर देव की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, मिस्टर देव की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड एज इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम XYZ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर GST। सिंपल सा एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस कमीशन रिसीव हुआ है किसको, इंश्योरेंस एज एन इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर देव को, कहाँ से, XYZ इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा, XYZ इंश्योरेंस कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, मिस्टर देव की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी।
मिस्टर देव की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, अपने को बस रीजन लिख देना है, टैक्स ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनीज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर कंडक्टिंग, वन सेकेंड, फॉर कंडक्टिंग फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड की अपने स्टेट गवर्नमेंट को, किस चीज के लिए, वो कंडक्ट कर रहे हैं फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने एम्प्लॉयज के लिए। 71% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोग्राम वाज बोर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। 71% खर्चा किसने दिया, स्टेट गवर्नमेंट। अमाउंट क्या है, 1,50,000 का। तो अपन ने पढ़ा था ये एग्जाम नहीं होगा भाई, ये एग्जाम नहीं होगा। कब एग्जाम होता, जब यहाँ पे 75% या उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट देती तो एग्जाम होता है, यहाँ 71% है तो एग्जाम नहीं होगा। सो service provided to state government for fitness training program not exempt. Since service provided to state government under any training program are exempt only when 75% or more. एटलीस्ट 75% पैसा किसने देना चाहिए था, यहाँ पे अगर बॉन्ड करती स्टेट गवर्नमेंट तो एग्जाम्प्ट होता है, यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल हो जाएगा तो 1,50,000 पे यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 9% CGST, 9% SGST दिया हुआ है रेट अपने को। फिर ऑनेरियम रिसीव बाय मिस्टर देव टू अपीयर एज गेस्ट एंकर ऑन टीवी चैनल, टैक्सेबल है, कहीं अलग से एग्जाम नहीं है भाई, ना शेड्यूल 3 में एग्जाम है ना कहीं एग्जाम है, अपन ने देखा ही नहीं, बिल्कुल टैक्सेबल है। 25,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो लाइबल टू जीएसटी सिंस इट इज नॉट स्पेसिफिकली एग्जाम एंड इट इज नॉट डिक्लेयर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर शेड्यूल 3, तो ऑब्वियसली ये टैक्सेबल हो जाएगा। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा भाई, टैक्सेबल हो जाएगा। पिछले साल का टर्नओवर भी इसका 2 करोड़ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल हो गई होगा। Then amount received for service provided to recognize sports body as commentator, commentator की तरह उन्हें पैसे मिले, कितने, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए तो अपन ने देखा कॉमेंट्रेटर सर्विस देता है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, तो भाई यहाँ पे क्या होती है, इट इज नॉट एग्जाम, इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल। सो 6 lakhs पे 9% CGST, 9% SGST कम्स टू 54,000, टोटल इज 136,350, 136,350 की लाइबिलिटी। ठीक है, बढ़िया इजी सा क्वेश्चन था। अब इसमें 2 ही जगह बच्चे गड़बड़ कर सकते थे। एक तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, रॉ वेजिटेबल फाइबर इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, और सेकेंड बात थी ये जो थर्ड वाला पॉइंट है यहाँ पे, उसमें गलती हो सकती थी, ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटी वाले में। बाकी का क्वेश्चन एकदम सिंपल था, बाकी के सारे पॉइंट्स कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार आरटीपी एमटीपी में आए हुए हैं, रिपीटेड पॉइंट्स हैं। तो 1-2 पॉइंट ही खाली ट्रिकी डालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सारे पॉइंट्स ट्रिकी नहीं आते, और आपको स्टेप वाइज मार्किंग होती है भाई, उसके हिसाब से आपको मार्क मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई, ये क्वेश्चन अपना होता है, अच्छा क्वेश्चन था, देखो 9 मार्क्स के लिए बढ़िया क्वेश्चन था। 6 एडजस्टमेंट तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 2 एडजस्टमेंट थोड़ा सा हो सकती थी, किसी से गलती हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो बस वो बात है। अपने को क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पे, जीएसटी लाइबिलिटी, तो बस अपन ने ऐसे बढ़िया बना देना है। यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, जैसे एग्जाम में लिखना है अपने को पर्टिकुलर्स अपन लिखेंगे, उसमें अपने को एक्सप्लेनेशन सब में डालना है, या तो यहाँ डालो या एज अ पार्ट ऑफ नोट डालो। यहाँ पे आप साथ साथ में भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वर्किंग नोट में नीचे लिखना है, आप वहाँ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको एक्सप्लेनेशन डालना जरूरी है। मार्क्स उस पर ही रहते हैं, मेन एक्सप्लेनेशन पे मार्क्स होता है। उसके बाद आपने अमाउंट डाल दिया, CGST SGST 9% पे कैलकुलेट कर रहे हो, वो सब आपने डाल दिया। प्रॉपरली अपने को ऐसे प्रेजेंटेशन रखना है, ठीक है, और सबके एक्सप्लेनेशन, स्पेशली लीगल प्रोविजन जो है आपने क्लियरली, कोई अपने को बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं लिखनी, 2 लाइन में अपने को जो लीगल प्रोविजन है एग्जैक्ट वो लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेदर द बिलो मेंशन इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड आर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल अंडर जीएसटी, प्रोवाइडिंग ब्रीफ रीजनिंग। तो यहाँ पे 5 केसेस दिए, अलग अलग इंडिपेंडेंट केसेस दिए। वो बोल रहे हैं भाई आप बता दो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा कि लगेगा। ठीक है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, आप बता दो, देखते हैं। चलो एक एक मार्क का है भाई, एक है ना, हिमालयन Wanderers campus a registered entity under GST has fixed up various tents in Shimla, बड़े सारे टेंट्स लगाए शिमला में, for lodging purpose being offered to tourist and trackers। लॉजिंग पे, यहाँ पे लॉजिंग पर्पस के लिए किसको, टूरिस्ट और ट्रैकर्स को, टूरिस्ट और ट्रैकर्स के लिए टेंट्स लगाए इन्होंने। द डिटेल्स ऑफ टेंट रेंटेड बाय हिमालयन वॉन्डरर्स कैंपस ऑन 8 दिसंबर इज एज अंडर। और फिर आपको यहाँ पे डिटेल्स दे दिए कि भाई यहाँ पे टेंट्स की जो डिटेल है, मतलब 10 टेंट रेंट किए, अमाउंट ऑफ रेंट चार्ज किया उन्होंने 6,000 सिंगल ऑक्यूपेंसी पे, 15 टेंट्स रेंट किए इन्होंने 1,000 रुपीज टेंट पर डे के हिसाब से डबल ऑक्यूपेंसी में। ठीक है, तो ये उनको इससे इनकम आई, यहाँ पे जो टेंट्स रेंट किए उससे इनकम आई। तो भाई ये टैक्सेबल है, अपन ने कहीं भी इसका एग्जेम्पशन नहीं देखा, ये टैक्सेबल है।
क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, तो अपन ने पूरा एग्जेम्पशन का चैप्टर पढ़ लिया, कहीं एग्जेम्पशन नहीं है अभी इसकी। टैक्सेबल सिंस देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन विद रिस्पेक्ट टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय कैंपस फॉर लॉजिंग पर्पस, लॉजिंग पर्पस के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिमालयन वॉन्डरर्स कैंपस आर लायबल फॉर जीएसटी, तो इस पे जीएसटी लगेगा, दीज आर टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, फेबल्स इन्फोटेक LLP फर्म हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन हैदराबाद। कहाँ है इनका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस? हैदराबाद, अंडर जीएसटी। ठीक है, सो LLP है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस हैदराबाद में। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद नीता सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग AC मिनी वैन्स फॉर 1 ईयर। तो इन्होंने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? नीता सर्विसेज के साथ, कि भाई हमको यहाँ पे आप क्या करो, AC मिनी वैन दो 1 साल के लिए, for transportation of its female employees working in night shifts to be picked up from designated spot every day at 9 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे अपने फीमेल एम्प्लॉयज के लिए इन्होंने लिया कि भाई नाइट शिफ्ट्स में जो वर्क कर रहे हैं कि 9 o'clock पे पिकअप करो, एक्सेप्ट वीकेंड्स एंड ड्रॉप टू द ऑफिस। द सेम फीमेल एम्प्लॉयज वेर अगेन पिकड अप फ्रॉम ऑफिस एट 6:30 AM। तो नाइट शिफ्ट वाली एम्प्लॉयज है, काफी सारी कंपनी से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पिकअप एंड ड्रॉप की। तो रात में 9 बजे पिकअप किया जाएगा, 6:30 पे ड्रॉप किया जाएगा एवरी मॉर्निंग एक्सेप्ट वीकेंड्स एंड ड्रॉप बैक एट द सेम स्पॉट्स फ्रॉम वेयर दे वर पिकड अप। तो इस केस में भाई क्या होगा, ये क्या चीज की है, यहाँ पे देखो AC मिनी वैन्स को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दिया है AC मिनी वैन्स को दिया है 1 साल के लिए दिया है, फिक्स टाइम पिकअप है, फिक्स टाइम ड्रॉपिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई अपन ने पढ़ा था, याद है क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहाँ दीज आर लाइबल टू GST, सच सर्विस आर बीइंग प्रोवाइडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज विच इज AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, याद करो AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या था भाई, यहाँ पे टैक्सेबल था। ठीक है, यहाँ पे AC ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, और ये टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, समझा क्या? ठीक है, उसके बाद हम तुम सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विसेज टू बलजातन आंगनवाड़ी। ठीक है, तो हम तुम सर्विसेज कहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे अंडर GST प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विसेज टू बलजातन आंगनवाड़ी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग प्री स्कूल अमाउंटिंग टू 2,50,000 इन द मंथ ऑफ फेब। तो अपन ने पढ़ा था भाई, याद है क्या, आंगनवाड़ी जो है वो प्री स्कूल जैसे होता है, आंगनवाड़ी क्या होता है भाई, प्री स्कूल में ही आता है। और हमने ये भी पढ़ा था केटरिंग सर्विसेज आप प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल को देते हो तो एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट होती है, तो भाई एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सिंस केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, सो हम तुम सर्विसेज इज नॉट लाइबल टू पे GST, तो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं आती है GST की। ठीक है, 50 women from different city pursuing diploma in management course participate in leadership program designed specially for women for a duration of 9 months by IIM। तो 9 months का एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा है किसने, IIM बैंगलोर ने। सर्टिफिकेट टू द पार्टिसिपेंट वाज अवॉर्डेड टू ईच ऑफ देम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं इनको, किनको 50 वुमेन्स हैं, अलग अलग सिटीज की है, इन्होंने डिप्लोमा यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं ये मैनेजमेंट कोर्सेज पे, और इन्होंने डिप्लोमा किया लीडरशिप प्रोग्राम का। ऐसे बहुत सारे IIM कोर्सेज वगैरह लॉन्च करते रहती है। तो अपन ने पढ़ा था शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, टैक्सेबल होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। आपको याद है कि अपन ने एजुकेशनल सर्विसेज पढ़ा था तब। ठीक है, तो ये 1 month 2 month 3 month 4 month 6 months 9 months ये सर्टिफिकेशंस जो होते हैं, ये सर्टिफिकेशंस लेस देन 1 year वाले, ये क्या होते हैं भाई, टैक्सेबल होते हैं। सिंस शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय IIM आर नॉट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, द GST इज पेएबल इन द गिवन केस, उस केस में GST पे किया जाएगा। याद है कि अपन ने पढ़ा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको, ये देखो ये देखो IIM के केस में अपन ने पढ़ा था शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स लेस देन 1 year वाले हैं, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज टैक्सेबल। कोई लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम आ जाता है, MBA की बात कर लेते हैं, ये 1 year या मोर वाली, तो फिर वो एग्जेम्प्ट होता है, तो फिर वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो IIM के केस में अपन ने ये पढ़ा था। ठीक है, then Mr. Ashok rented his residential flat to his friend Dr. Kishore, who is not registered under GST, for use as his medical clinic at a monthly rent of 15,000। तो मिस्टर अशोक ने क्या किया, रेंट कर दिया अपना रेसिडेंशियल फ्लैट, किसको, अपने फ्रेंड को, डॉक्टर किशोर को, जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे फॉर यूज इज मेडिकल क्लिनिक, मेडिकल क्लिनिक के लिए, एट अ मंथली रेंट ऑफ 15,000। तो भाई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देते तो एग्जेम्प्ट हो जाती।
तो एग्जाम्प्ट हो जाती, बट आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग क्यों दी यहाँ पे, फॉर अदर देन रेसिडेंस, तो उस केस में जीएसटी पेएबल होता है, उस केस में टैक्सेबल हो जाता है। सिंस रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड फॉर यूज अदर देन रेसिडेंस, जीएसटी इज पेएबल ऑन द सेम, जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, आया क्या समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिस्टर नागार्जुन, अगेन एग्जाम का 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमटीपी में भी काफी बार रिपीट हुआ है, इंस्टीट्यूट के एसएम में भी है। ठीक है, चलो देखते हैं। मिस्टर नागार्जुन रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ चेन्नई हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। तो मिस्टर नागार्जुन कहाँ पे रजिस्टर्ड है? चेन्नई में। आपको डिटेल्स दी है सितंबर की। ठीक है, पहले नोट देख लेते हैं। All transaction above are interstate transaction and also exclusive of GST. Interstate है मतलब IGST लगेगा, exclusive of GST है, ये सारे अमाउंट्स दे दिए। You are required to calculate gross GST liability. Gross GST liability लाना है, ITC provision को इग्नोर करो बोल रहे हैं, of Mr. Nagarjun for the month of September. Assuming that rate of GST wherever applicable is 18%. Rate of GST कितना है? 18% है। Except GTA service where applicable rate is 5%. GTA के केस में बता रहे हैं 5% का रेट है। Working note should form part of your answer. Okay, देखते हैं। First point, amount charged for service provided to recognized sports body as a selector of national team. आप क्या हो भाई, यहाँ पे आपने किसको यहाँ पे सर्विसेज दी? यहाँ पे आपने दी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को। ठीक है, आप क्या हो? सिलेक्टर हो। सिलेक्टर हो तो क्या सिलेक्टर की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जब सिलेक्टर सर्विसेज देता है? नहीं, अपन ने देखा था यूसीआरटीपी की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। याद है यूसीआरटीपी अपनी मेमोरी टेक्निक थी। यूसी मतलब अंपायर, कोच, रेफरी, देन टीम मैनेजर एंड प्लेयर, ये 5 की सर्विसेज एग्जाम थी। 5 की सर्विसेज एग्जाम थी। यहाँ पे कहीं भी सिलेक्टर है क्या, एस है क्या? नहीं है, तो सिलेक्टर की सर्विसेज टैक्सेबल है भाई। ये सिर्फ 5 लोगों की सर्विसेज एग्जाम थी, सिलेक्टर की सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। सो 50,000 पे डायरेक्टली 18% लग जाएगा, कम्स टू 9,000। ठीक है, और यहाँ पे अपने को नोट लिख देना है भाई, सब में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अपन ने सिर्फ ये टेबल बना दिया, ट्रीटमेंट भी सही किया, पर अपन ने उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अपने को एग्जामिनर को बताना है कि हमको पता है भाई। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपको पता है सब चीजें, तो मार्क्स मिलेंगे भाई। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय इंडिविजुअल, आप प्लेयर हो, रेफरी हो, अंपायर हो, कोच हो, टीम मैनेजर हो, for participation in a sporting event organized by recognized sports body are exempt from GST. ठीक है, the service provider selector of team is liable to GST. तो इस पे GST लग जाएगा, इस पे GST लग जाएगा। आया क्या समझ में? ठीक है, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड एज इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्या बात हुई? कमीशन आपको रिसीव हुआ कैसे? एज ए इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बड़ा सिंपल सा एडजस्टमेंट है, बड़े सारे क्वेश्चन में देख लिया अपन ने ये एडजस्टमेंट। क्या बात होती है भाई, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिला? यहाँ पे कमीशन मिला, तो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी आती है टैक्स आरसीएम में पे करने की, अपन ने आरसीएम में पढ़ा था। ठीक है, ये एडजस्टमेंट कई बार पूछ लेते हैं। कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज लाइबल टू जीएसटी। ठीक है, जीएसटी तो लगेगा। However, tax payable thereon is to be paid by recipient, that is insurance company under reverse charge. टैक्स किसको पे करना है? यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को अंडर रिवर्स चार्ज। Thus नागार्जुन विल नॉट बी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन कमीशन। तो यहाँ पे नागार्जुन की कोई लाइबिलिटी नहीं आती, नागार्जुन की कोई लाइबिलिटी नहीं आती। समझा क्या? देन अमाउंट चार्ज एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू द सेविंग बैंक अकाउंट। क्या बात हुई? आपने अमाउंट चार्ज किया कैसे? एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट to for service provided to urban branch of nationalized bank with respect to saving account. अर्बन ब्रांच की टैक्सेबल तो होती है। ठीक है, अर्बन ब्रांच की अपन ने बात की थी, टैक्सेबल तो होती है। अब अर्बन ब्रांच की देखो, अमाउंट चार्जेस बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल होगी भाई, टैक्सेबल हो जाएगी। और ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाले केस में आरसीएम भी नहीं है, बिजनेस फैसिलिटेटर में आरसीएम होता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाले में नहीं है, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट में है। ठीक है, सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया आर एग्जेम्प्ट। द सर्विस प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन एरिया विल बी टैक्सेबल। और टैक्स कौन पे करेंगे? मिस्टर नागार्जुन को ही पे करना है, मिस्टर नागार्जुन को ही पे करना है। देखो एक बार बताऊं क्या मैं आपको, देखो आरसीएम के चैप्टर में अपन ने देखा था, देखो
बिजनेस फैसिलिटेटर होता है इसकी जगह पे और उसने बैंकिंग कंपनी को सर्विस देती, तो बैंकिंग कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता, बैंकिंग कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता। अभी अपना कौन है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट का आरसीएम में एंट्री है क्या, नहीं है, नहीं है, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को ही टैक्स पे करना पड़ता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी किसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कंपनी का। आरसीएम में क्या है, अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है तो आरसीएम में पे करना होता है, तो आरसीएम में पे करना होता है। सो बेसिकली बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में क्या होता है, अगर उसका ट्रांजैक्शन बैंकिंग कंपनी के साथ है, बैंकिंग कंपनी के साथ है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पे करना है। सेकेंडली एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज में बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पे करना है। तो इन एनी केस बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है उसको ही पे करना पड़ता है, ठीक है। एजेंट और उसके बीच के ट्रांजैक्शन में भी उसको पे करना है, उसके और बैंकिंग कंपनी के केस में भी उसको पे करना है। बट अगर बिजनेस फैसिलिटेटर दे देते इसकी जगह क्वेश्चन में, तो फिर बैंकिंग कंपनी पे करती, बैंकिंग कंपनी पे करती। अभी अपने को बिजनेस करस्पॉन्डेंट दिया है तो फॉरवर्ड चार्ज में बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे करेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे करेगा। समझा क्या, देखो ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बिजनेस करस्पॉन्डेंट मिस्टर नागार्जुन थे, इन्होंने किसको दी, नेशनलाइज बैंक को दी, तो इस केस में ये ही टैक्स पे करेंगे। सो 15,000 पे कितना भाई, 18% आ गया, 2,700। देन सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, भी बहुत बार दे देते हैं एडजस्टमेंट। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो इंडिया में लोकेटेड है उसको आपने सर्विस दी, आपने सर्विस दी, तो वो तो टैक्सेबल है भाई। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन अगर आपको सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अपन ने अभी एक एग्जांपल में देखा भी था, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, वो किसी को भी सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है। बट अपन ने कोई प्रोफेशनल सर्विस या कोई सर्विस अपने फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को दी तो वो टैक्सेबल है भाई, वो टैक्सेबल है। ये देखो, सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, 28,000 का अमाउंट है। इस पे क्या हो जाएगा भाई, 18% क्या लग जाएगा यहाँ पे, जीएसटी 5040 आ गया। देन फिनरल सर्विसेज शेड्यूल 3 याद है क्या, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन व्हिच आर नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, मतलब एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स ही नहीं लगेगा भाई, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑन विच मिस्टर नागार्जुन इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। अभी देखते हैं, ही हैज रिसीव्ड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए, अनरजिस्टर्ड जीटीए से उनको सर्विस मिली फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड पेड फ्रेट ऑफ 45,000 रुपीज। अपनी बात हुई है भाई, इसमें अपनी क्या बात हुई है, याद है क्या, अगर अनरजिस्टर्ड से आपको मिल रही है तो ऑब्वियसली क्या करने वाले भाई, आप ही टैक्स पे करने वाले, 5% का रेट है, आपने टैक्स पे कर देना है। सो सर्विस रिसीव फ्रॉम जीटीए, उसका टैक्स आपको पे करना है, कितना हो गया भाई, 5% के रेट के हिसाब से 2250। रिसिपेंट जब भी पे करता है 5% का रेट है, अपने पूरा चार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2250 टू टोटल 18990, 18990। नोट 6 भी देख लेते हैं। फिनरल सर्विसेज का कुछ नहीं, आपको लिख देना है, शेड्यूल 3 में है, सो इसलिए सप्लाई नहीं है। और ये नोट 6 देख लेते हैं, जीटीए वाला, जीएसटी ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, एक्सेप्ट वेयर जीटीए इज रजिस्टर्ड एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे इटसेल्फ। जीटीए जब रजिस्टर्ड होता है और वो बोलता है मैं खुद पे कर रहा हूँ तो बात अलग है, अभी तो यहाँ अनरजिस्टर्ड ही जीटीए है, सो ये एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता ऑप्शन, तो जीएसटी आरसीएम में रिसिपेंट को ही पे करना होगा, मतलब मिस्टर नागार्जुन को, तो वो यहाँ पे पे कर देंगे, दैट्स इट। तो आपका जीएसटी पेबल कितना आ गया, इतना आ गया भाई, ठीक है। इग्नोर आईटीसी प्रोविजन बोले थे तो उसके अपन ने यहाँ पे 2250 का क्रेडिट वेडिट नहीं लिया, ठीक है। 18990 आपका जीएसटी पेबल आ रहा है। सिंस ऑल द ट्रांजैक्शन आर इंटरेस्टेड आईजीएसटी इज पेबल, ये जो अमाउंट है ये क्या है भाई, आईजीएसटी का अमाउंट है। यहाँ आप हेडिंग में भी आईजीएसटी लिख सकते थे या ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी, एनीथिंग, ठीक है। बस ये बात है। वैसे भी ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी पूछा था, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी पूछा था, तो वहाँ आईटीसी का इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज लिख दी इग्नोरिंग आईटीसी प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, determine taxable value of supply under GST with respect to the following independent services provided by registered person। आपसे taxable value पूछ रहा है। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। क्या बात हो रही है, फीस चार्ज की है योगा कैंप के लिए, ठीक है, जो कंडक्ट किया किसने, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अपने को पता है अभी, सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट,
ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए जो भी सर्विसेज देते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज की अपन ने डेफिनेशन देखी थी, उसमें एडवांसमेंट ऑफ योगा आता था क्या? हाँ आता था। सो फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट, कोई यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा। देखो सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट। द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ योगा आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, सो द एक्टिविटीज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Then amount charged by business correspondent from banking company for service provided to rural branch with respect to saving bank account. रूरल ब्रांच के लिए अपन ने देखा भाई एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन चैप्टर में एंट्री देखी अपन ने। रूरल बैंक के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है बैंक को तो एग्जेम्प्ट होता है, सो एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा, यहाँ पे बात ही खत्म। सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट इन रूरल ब्रांच हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं एडजस्टमेंट, तो ये भी एग्जाम कर दो। अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, बताओ मेरे को आपको कहीं भी ये एग्जामेशन दिखा क्या? नहीं दिखा। ठीक है, सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक बाय प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन आर लायबल टू जीएसटी। जीएसटी लगेगा इस पे, जीएसटी लगेगा। अब ऐसा कोई एग्जामेशन नहीं है इसके लिए, अपन ने हेल्थ सेक्टर देखा था, ऐसा कोई एग्जामेशन नहीं है अब, तो इस पे जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल हो जाएगी। देन अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंटरेटर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ये भी इनका बड़ा फेवरेट है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा लास्ट क्वेश्चन में यूसीआरटीपी जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। कमेंटरेटर आता है क्या उसमें? नहीं, उसमें कमेंटरेटर नहीं आता, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। देखो सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल एज प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी आर एग्जेम्प्ट, दस सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंटरेटर्स आर लायबल फॉर जीएसटी। कमेंटरेटर्स जो सर्विस देंगे दैट विल बी लायबल फॉर जीएसटी। ठीक है, यूसीआरटीपी। अब सी में कंफ्यूज नहीं होना, सी किसकी बात कर रहा है? कोच की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। बस आपसे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा था, आपने बता दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है सारे, एक आपसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का इसमें पॉइंट पूछ लिया, एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाला पूछ लिया, एक हेल्थ सेक्टर का पूछ लिया, एक स्पोर्ट्स का पूछ लिया, तो ऐसे मिक्स पूछ लिया, तो सब कुछ टेस्ट हो गया इसमें। ये एक्सप्लेनेशन वगैरह अपने को एग्जाम में अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्ता एंड ब्रदर्स इज अ पार्टनरशिप कंसर्न रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। पार्टनरशिप कंसर्न है, गुजरात में रजिस्टर्ड है। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सप्लाई मेड रिसीव बाय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? जो भी सप्लाई इन्होंने करी है यहाँ पे, ठीक है, या रिसीव करिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे का डेटा दिया है, 1 to 8 पॉइंट्स दिए हैं, अपन देखते हैं क्या चाहिए पहले। डिटरमाइन जीएसटी लाइबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी फॉर सप्लाई रिसीव्ड, तो क्या बोल रहे हैं? जीएसटी लाइबिलिटी बताओ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी फॉर सप्लाई रिसीव्ड, मतलब इनवर्ट सप्लाईज पे भी अगर कुछ जीएसटी लाइबिलिटी है तो वो भी आप बताइए। ऑफ गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ मे के लिए, बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस दो साथ में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। ठीक है, ये तो देना ही है भाई हर क्वेश्चन में। देखो अपन क्लास में पढ़ते हैं, पहले अपन चैप्टर पढ़ते हैं, तो लीगल प्रोविजंस अपन पढ़ते हैं, समझना है आपको, मगअप नहीं करना है, बट लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अपने को वैसे ही लीगल प्रोविजंस यहाँ पे कोट करने पड़ेंगे तभी मार्क्स मिलते हैं, तो वो अपन ने अच्छे से चैप्टर में पढ़ा। उसके बाद अपन जब क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो अपन उसको क्या कर पा रहे हैं? अप्लाई कर पा रहे हैं लीगल प्रोविजंस को क्वेश्चन में। अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चंस ही करने हैं, और अपने क्वेश्चन बैंक में अपना 100% कवरेज है क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, आईसीआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस है, आरटीपी, एमटीपी, यहाँ पे पास्ट एग्जाम के आप देख लो खुद ही, पूरे क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे कवर किए हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बट ये अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड ऑल अपन तो क्लास में पूरी कर ही रहे हैं, तो ध्यान से आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है कि भाई एग्जाम में अपने को कैसे एग्जाम में आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। समझो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, समझना है, और साथ में फिर पेपर प्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको एक्सप्लेनेशन देने वेरियस आइटम्स के। रेट ऑफ टैक्स फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। रेट ऑफ टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी का 9% है, एक्सेप्ट सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जिसपे जीएसटी का रेट दिया हुआ है 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, किस पे? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे। गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स कमेंस इट्स बिजनेस फ्रॉम अप्रैल इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, इसी साल बिजनेस शुरू किया इन्होंने। ऑल द अबव सप्लायर इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाईज है, इंट्रास्टेट सप्लाई है तो सिंपल सी बात सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, चलो
फर्स्ट लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयर हाउसिंग ऑफ टोमेटो केचप बॉटल्स। अब अपन ने पढ़ा था, याद है अपना टेबल, क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, क्या नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, टोमेटो केचप इज नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लोडिंग पैकिंग वेयर हाउसिंग कुछ एग्जाम नहीं भाई, टैक्सेबल है, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। टोमेटो होता है यहाँ पे तो एग्जाम्प्ट हो जाता। टोमेटो केचप है तो ये क्या है, इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जाम्प्ट, हाउएवर टोमेटो केचप इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या बात हो जाएगी, यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा 4 लाख पे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू सुदर्शन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। तो आपने सिक्योरिटी सर्विसेज दी, किसको दी आपने सिक्योरिटी सर्विस, आप पार्टनरशिप फर्म हो, आपने एक रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस दी। सो टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय रिसिपिएंट्स इन सिक्योरिटी सर्विसेज, किसने प्रोवाइड किए, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट जब भी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, अपन ने अभी चार्ट देखा था, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट जब भी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम। तो यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा, सुदर्शन लिमिटेड को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। अपन गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स की जीएसटी लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इनकी टैक्स लाइबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इनको टैक्स नहीं पे करना रहेगा, ठीक है। सुदर्शन लिमिटेड पे करेंगे टैक्स। देन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज, दैट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू दिव्य ज्योति ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस किसको दी, दिव्य ज्योति ट्रस्ट को दी। दिव्य ज्योति ट्रस्ट क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के 1 लाख की आपने सिक्योरिटी सर्विसेज दी। तो उस केस में क्या होगा, आपने सिक्योरिटी सर्विसेज टू दिव्य ज्योति ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सिक्योरिटी सर्विस दोगे तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा भाई टैक्स। टैक्स इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन सिक्योरिटी सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अपन ने देखा था चार्ट में, उस केस में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लग जाएगा 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। इंटरेस्ट रेट सप्लाई है ना, तो सी और एस ही लगेगा। देन प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस फॉर कैरिंग पैसेंजर टू भारत ट्रेवल्स एंड सप्लाई ऑफ सप्लाई वैल्यू इंक्लूडेड, ओके, कॉस्ट ऑफ फ्यूल 2,35,000 का क्या है यहाँ पे इनका, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाली सर्विस है, किसको दी है, भारत ट्रेवल्स लिमिटेड को, भारत ट्रेवल्स लिमिटेड को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आरसीएम में टैक्स लगेगा, क्यों, टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम बाय रेसिपिएंट सच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट। अपनी पार्टनरशिप फर्म है, गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। आपने किसको प्रोवाइड किया यहाँ पे, भारत ट्रेवल्स लिमिटेड को। सो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट से बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई किया, तो उस केस में क्या हो जाता है, 5% का रेट है, उस केस में क्या हो जाता है, रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है। अपन ने देखा था अभी चार्ट, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, भारत ट्रेवल्स लिमिटेड टैक्स पे करेंगे, यहाँ गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स को कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस फॉर कैरिंग पैसेंजर टू सुविधा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म एंड वैल्यू इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल 40,000, ठीक है। तो अभी आपने किसको दिया, एक पार्टनरशिप फर्म को दिया हुआ है, तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, क्यों, टैक्स इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट से नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को जाता है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में लगता है। देखो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में अपनी बात हुई थी, एक ही केस में रिवर्स चार्ज आता है, 5% का रेट है, यहाँ पे कौन सप्लायर है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ही रिवर्स चार्ज आता था, बाकी केसेस में फॉरवर्ड चार्ज आता था, तो इसमें फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। इस पे रेट 2.5 सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी, 40,000 पे 2.5 सीजीएसटी कम्स टू 1,000, एसजीएसटी कम्स टू 1,000, ठीक है। रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू मनी फाइनेंस एंड एनबीएफसी, तो यहाँ पे आप रिकवरी एजेंट सर्विसेज किसको दे रहे हो, मनी फाइनेंस लिमिटेड, एनबीएफसी जो है, ठीक है। तो उस केस में अपन ने पढ़ा है आरसीएम होता है रिकवरी एजेंट की सर्विसेज, आप यहाँ पे बैंक को दो, एनबीएफसी को दो, आरसीएम में वो बैंक एनबीएफसी टैक्स पे करेगी, तो मनी फाइनेंस एनबीएफसी टैक्स पे करेंगे। यहाँ पे गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स की टैक्स लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। So recovery agent service provided to money finance and NBFC, since such services are being provided to NBFC, tax on same is payable by money finance under RCM. So money finance tax RCM पे tax पे करेंगे, क्या करेंगे, tax पे करेंगे। Then service provided to receive legal consultancy services from Dhruv and Company, a law firm for business purpose.
70,000 की सर्विसेज लीगल कंसल्टेंसी सर्विस मिली ध्रुव एंड कंपनी से, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए। अच्छा, अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन जीएसटी में इस साल अप्रैल में लिया है, इस साल अप्रैल में लिया, तो भाई ये सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्यों, देखो, अवेल लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम ध्रुव एंड कंपनी अ लॉ फर्म फॉर बिजनेस पर्पस। ये सिमिलर एडजस्टमेंट लीगल सर्विस का बार बार आता है, अपन ने देख लिया, 3-4 क्वेश्चन में आया है, ठीक है। लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। अगर बिजनेस एंटिटी को देता है, कौन सी बिजनेस एंटिटी, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में कितना है, एज इट मेक्स इट्स एलिजिबल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, वो क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो लीगल सर्विसेज यहाँ पे जिस बिजनेस एंटिटी ने लीजिए जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में कितना था, अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती है। गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स हैज स्टार्टेड बिजनेस इन अप्रैल इन करंट फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने इस साल ही बिजनेस शुरू किया है। एंड द टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज निल। पिछले साल टर्नओवर इनका क्या है, निल है, तो मेकिंग इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। सो इस कारण से क्या हो जाते हैं, ये एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम। 1 सेकेंड, So since Gupta and Gupta's brothers have started business in April in current financial year, इस साल इन्होंने बिजनेस शुरू किया। Its turnover in the preceding financial year is nil। पिछले साल का टर्नओवर इनका है ही नहीं, इस साल बिजनेस शुरू किया तो पिछले साल कोई टर्नओवर ही नहीं है। मेकिंग इट एलिजिबल फ्रॉम एग्जेम्पशन इन प्रीसीड, तो पिछले साल ये एग्जेम्प्ट है क्या रजिस्ट्रेशन से, यस, हेंस लीगल सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। सो लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड टू गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हेल्थ प्रोग्राम 90% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेट प्रोग्राम इज बोर्न बाय गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट ने 90% एक्सपेंडिचर बियर किया है। सो अपन ने पढ़ा था अगर गवर्नमेंट 75% से ज्यादा एक्सपेंडिचर बियर करती है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाती है, यहाँ तो 90% है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सो सर्विस प्रोवाइडेड टू गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जेम्प्ट सिंस टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट मोर देन 75%। तो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर गवर्नमेंट 75% से ज्यादा एक्सपेंस बियर करती है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो भाई ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये अपनी आ गई क्या, जीएसटी लाइबिलिटी टोटल, यहाँ पे टोटल जीएसटी लाइबिलिटी आउटपुट सप्लाई पे अपनी आ गई, इनवर्ट पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है भाई, ये 8-9 नंबर के लिए आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो भाई सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अपन ने अभी यहाँ पे किए ये कितने 4 to 9 मार्क्स के बीच के क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम सिंपल है। याद रखना है एग्जामिशन के चैप्टर में क्या एग्जेम्प्ट है, बस उसके हिसाब से और प्रोविजंस अपने को लिख देना है। भाई एग्जामिशन का चैप्टर बहुत सिंपल है, बस याद रखना है क्या एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और लीगल प्रोविजंस अच्छे से कोड करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, कट कर लो, बढ़िया है। हिमालय बॉन्डर्स ये अब किया था ना अपन ने शिमला में, जो टेंट वेंट लगाए वो वाली बात, तो ये क्वेश्चन कट कर लो, इसके बाद वाला भी अपना ऑलरेडी हो गया, ठीक है। सो अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं क्या, एडवांस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो ये अपने को अच्छे से पढ़ना है, एकदम बोनस होते हैं। आप देखो कितने सारे तो इसमें इजी एडजस्टमेंट है, रिपीटेड एडजस्टमेंट्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अपने को बस ध्यान रखना है एग्जामिशन के चैप्टर में भाई क्या एग्जेम्प्ट है। सो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम क्या, एडवांस क्वेश्चन का डिस्कशन। सो आई होप आपको ये अच्छे से याद रहेगा एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।